नमस्कार सभी को। हमने लास्ट क्लास जो है पढ़ी थी आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी पे। उसी में एक कंसेप्ट है करंट यील्ड बॉन्ड। तो करंट यील्ड बॉन्ड क्या होता है? इट मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन द बॉन्ड इफ इट इज परचेज्ड एट इट्स करंट मार्केट प्राइस एंड द कूपन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। सिंपल भाषा में अगर समझें तो अगर हम कोई बॉन्ड मार्केट से खरीद रहे हैं जो मार्केट के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, और जब हम उसको बॉन्ड को खरीदेंगे तो उस बॉन्ड पे हमको कुछ कूपन इंटरेस्ट भी मिल ही रहा होगा। तो कूपन इंटरेस्ट जो हमको मिल रहा है और हमने जो उस पे बॉन्ड प्राइस पे उसको खरीदा है, तो उसके रिस्पेक्टिव में वो हमको कितना पैसा कमा के दे रहा है परसेंटेज टर्म्स में, तो ये करंट यील्ड हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? कूपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। इफ अ बॉन्ड ऑफ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 कैरिंग अ कूपन इंटरेस्ट ऑफ 8% is quoted in the market at ₹800, then the current yield। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 800 का। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 800 का, राइट। कूपन इंटरेस्ट में कितना अर्न कर रहा हूँ? 80 रुपीज। यदि मैं अपने 800 पे 80 रुपीज अर्न कर रहा हूँ तो मेरा यील्ड क्या बना? सिंपल, 10%। यही आपका करंट यील्ड होता है। इसी में एक अगला कंसेप्ट है आपका यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी को पहले समझते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ रिटर्न अर्न बाय इन्वेस्टर हु परचेसेस बॉन्ड एंड होल्ड अंटिल द मैच्योरिटी। अब ऐसे ही मैंने कोई बॉन्ड मार्केट प्राइस पे खरीदा तो मुझे उस पे क्या क्या मिलेगा? एक तो कूपन इंटरेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ प्रिंसिपल का रिपेमेंट मिलेगा आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। तो एक्चुअली उसका यील्ड क्या हुआ, क्या उसने मुझे कमा के दिया? तो ये YTM होता है। तो इसको मैं इस तरीके से समझ सकता हूं कि ये वो डिस्काउंट रेट है जिसपे उस बॉन्ड को जिसको मैंने खरीदा है मार्केट प्राइस पे, वो मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेरा, जो मेरे फ्यूचर बेनिफिट्स हैं जैसे कि कूपन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट, वो किस डिस्काउंट रेट पे मेरे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा। इन सिंपल टर्म्स में YTM को हम डिफाइन कर सकते हैं। द YTM इज द डिस्काउंट रेट which equals the present value of promised cash flow to the current market price or purchase price। मैं दोबारा से समझाता हूं कि YTM मेरा वो डिस्काउंट रेट है जिसमें जो मेरे फ्यूचर बेनिफिट्स हैं उन सब का प्रेजेंट वैल्यू मेरे प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए। जैसे मैंने 800 में बॉन्ड खरीदा, 1000 रुपीज का 8% पे, ठीक है। तो मुझे उस पे कूपन इंटरेस्ट मिलेगा 80 का ईयरली, और साथ में प्रिंसिपल पेमेंट होगा। तो किस डिस्काउंट रेट से उन सभी का प्रेजेंट वैल्यू मेरे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो कि 800 है उसके बराबर आ जाए, तो वो YTM हुआ। ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें, एक तो डिस्काउंट रेट और प्रॉमिस्ड कैश फ्लो। डिस्काउंट रेट हमें फाइंड करना है जो कि हमारा YTM आएगा, और प्रॉमिस्ड कैश फ्लो क्या है? कूपन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट, जिसको रिडेम्पशन वैल्यू या टर्मिनल वैल्यू कह सकते हैं हम। YTM is the effective annual return an investor will earn if they hold the bond until it matures, assuming all coupon payments are reinvested at the same rate। ठीक। डिस्काउंटेड क्या हुआ? मीन्स द फ्यूचर कैश फ्लो। कूपन पेमेंट्स और प्रिंसिपल पेमेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग ए डिस्काउंटिंग प्रोसेस। डिस्काउंटिंग हम लोगों ने सीखा है। हम लोग उसको जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम उस लोग को डिस्काउंट रेट से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करंट मार्केट प्राइस is the price at which the bond is currently being traded in market। जो हमने 800 रुपए का बॉन्ड खरीदा है मार्केट से, वो हमारा करंट मार्केट प्राइस बना। परचेस प्राइस, करंट मार्केट प्राइस और परचेस प्राइस जो है सेम होता है। द आइडिया बिहाइंड द YTM इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज व्हेन डिस्काउंटेड एट YTM शुड बी इक्वल टू द बॉन्ड करंट प्राइस। सिंपल भाषा में दोबारा, मैंने 800 रुपए इन्वेस्ट किए, मुझे उसका कुछ फ्यूचर बेनिफिट्स मिला कूपन इंटरेस्ट में और प्रिंसिपल रीपेमेंट में। तो किस इंटरेस्ट रेट पे जब उसको हम डिस्काउंट करें तो उन सभी का जो है
प्रेजेंट वैल्यू मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 800 है उसके इक्वल आए, यही YTM है। YTM जो है represents the total expected return an investor will earn if they buy a bond at its market price and hold it until maturity. It is calculated by discounting all future cash flow, coupon payments plus maturity value to their present value, which should be equal to the bond purchase price. ठीक, कैलकुलेशन करने वक्त हम लोग जनरली देखते हैं कि पीबीआईएफ क्या होता है, पीबीआईएफए क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। पीबीआईएफ का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। पीबीआईएफए क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युइटी। ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में समझें इसको, तो पीबीआईएफ क्या होता है? पर्टिकुलर ईयर का डिस्काउंटेड वैल्यू होता है। पर्टिकुलर ईयर का किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर्टिकुलर ईयर का डिस्काउंटेड वैल्यू होता है। क्या होता है? डिस्काउंटेड वैल्यू। अगर हमारा कैश फ्लो जो है, अच्छा ये पीबीआईएफ जो होता है वो सिंगल कैश फ्लो के लिए यूज होता है, सिंगल कैश फ्लो के लिए। ओके, वहीं पीबीआईएफ कब यूज होता है? जब हमको मल्टीपल कैश फ्लो हो। क्या हो? मल्टीपल कैश फ्लो हो और सेम अमाउंट का हो, सेम अमाउंट का हो, तब हम क्या करते हैं? उन डिस्काउंटेड वैल्यू का सम करते हैं, तो वो हमारा पीबीआईएफए वैल्यू आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखें कि 10,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं 8 ईयर्स के 8% इंटरेस्ट से आफ्टर 5 ईयर, तो ये सिंगल कैश फ्लो है। सिंगल कैश फ्लो को हमने 8% से 5 ईयर के निकाला तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। और पीबीआईएफए क्या है? जैसे 1,000 रुपीज हमको रिसीव हो रहे हैं एनुअली, मतलब टिल 5 ईयर्स हमको 1,000 रुपीज एवरी ईयर रिसीव हो रहे हैं 8% से, तो ये हमारा एन्युइटी बना, क्योंकि ये मल्टीपल कैश फ्लो है और एनुअली रिसीव हो रहा है, अमाउंट सेम है, तो हमें हर साल 1,000 रुपीज रिसीव हो रहा है। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि हर एक डिस्काउंटेड वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपना वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि डिस्काउंटेड वैल्यू जो हमारी आई है पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उनका सम निकाल के 1,000 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे के एग्जाम्पल में हम इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है कि 1,000 रुपए का बॉन्ड है जो मार्केट पे मैंने खरीदा 850 का। बॉन्ड जो है 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करता है, नंबर ऑफ ईयर 9 ईयर हैं। What would be the rate of return that investor earned if he purchases the bond and hold until maturity? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12% का एक टेबल मैंने बनाया हुआ है, एक 10% का टेबल बनाया हुआ है। पीबीआईएफ का वैल्यू कैसे निकालते हैं? 1 प्लस आर की पावर n। जैसे ये 12% का है तो हमको कैसे करना है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर 1। ये मेरा वैल्यू क्या आएगा? 0.8929 आएगा। वैल्यू क्या आएगा? 0.8929 आएगा। कैलकुलेटर पे आप इसको परफॉर्म करके चेक भी कर सकते हैं। ऐसे सेकंड ईयर के लिए आपको जस्ट इक्वल लगाना है इसके बाद, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.7929 आ जाएगी। सेम ऐसे 10% के लिए भी आप टेबल निकाल सकते हैं। ये जनरली क्वेश्चंस में मेंशन होता है वैल्यू, अदरवाइज आप एग्जाम सेंटर पे पीवीआईएफ टेबल डिमांड भी कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने कॉलम बना रखा है, तो ये मेरा कूपन मिलेगा, कूपन का इंटरेस्ट मिलेगा एवरी ईयर टिल 9 ईयर। पीबीआईएफ वैल्यू मेरी यहाँ थी, और तो ये 71.43 आया है। 71.43 क्या बता रहा है हमको? कि हमको एक साल के बाद जो ये 80 रुपीज मिलेगा, 12% डिस्काउंटिंग के हिसाब से उसका आज का वैल्यू क्या है? 71.43 है। जो 80 रुपीज मेरे को एक साल के बाद मिलेगा, 12% डिस्काउंटिंग से उसका आज का वैल्यू क्या है? 71.43। ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए क्या रहेगा? जो मेरे को 80 रुपए दूसरे साल मिलेंगे, उसका आज का वैल्यू क्या है? 2 साल पहले 63.78। ऐसे मैंने सारी चीजें निकाल ली, और एक मेरे को मिलेगा 9th ईयर में टर्मिनल वैल्यू, प्रिंसिपल रीपेमेंट 1,000 रुपीज भी तो मिलेगा मुझे, जो बॉन्ड का प्राइस था। तो वो 9th ईयर के एंड में मिलेगा, जिसका आज का वैल्यू मेरा कितना आया? 360.61। ठीक है, तो मेरे को इस तरीके से टोटल जो मेरे को वैल्यू मिलेगा 786.87 मिलेगा। ऐसे ही 10% के हिसाब से मुझे कितना मिलेगा? 884.82 मिलेगा। ओके,
अब देखिए कि YTM पे मैंने समझाया था कि YTM क्या होता है कि जो मेरा बॉन्ड का प्राइस जो मैंने खरीदा है उसके बराबर वो वैल्यू है। तो मैंने वो बॉन्ड प्राइस कितने पे खरीदा था? 850 पे, राइट? क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पे मैंने कितने पे खरीदा है? 850 पे। तो ये क्या वैल्यू जो है 850 के बराबर है? नहीं। तो मेरा YTM जो है 12% नहीं हो सकता है। मैंने 10% पे जो वैल्यू निकाली वो क्या आई? 884.82। तो क्या ये 850 के इक्वल है? नहीं। तो ये भी मेरा YTM नहीं हो सकता है। देखिए 12% जो वैल्यू है 786.87 है और 10% पे क्या है? 884.82 है। मतलब क्या है इसका कि अगर मैं 13% करूं तो मेरी वैल्यू और कम होगी। हो सकता है 730 रहे, 740 रहे, 700 रहे और 10% पे वैल्यू मेरी 884.82 है। तो अगर इसको मैं 9% पे करूं तो वैल्यू मेरी और ज्यादा हो जाएगी। तो मेरा जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो किसके बीच में लाई करेगा? तो ये 12 से 10% के बीच में लाई करेगा। जब ऐसा सिचुएशन आए तो हमको एग्जैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको इंटरपोलेशन यूज करना पड़ता है। तो इंटरपोलेशन कैसे यूज करते हैं? तो देखिए ये एक लोअर इंटरेस्ट रेट रखा मैंने, जो दो इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेशन के लिए यूज किए उन दोनों का डिफरेंस दैट इज 2%। और उस पे जो मेरी वैल्यू आई, मेरी 12% पे वैल्यू क्या आई थी? आपका लोअर इंटरेस्ट रेट पे क्या वैल्यू आई थी? 884.72। और जो मेरा बॉन्ड प्राइस था वो कितना था? 850। लोअर पे जो मेरी वैल्यू आई थी उसका डिफरेंस माइनस में आपका हायर पे जो वैल्यू आई थी उसका डिफरेंस। तो इस तरीके से जो मेरा आंसर आ जाएगा वो 10.71% आ जाएगा। और जब आप उसके फ्यूचर्स फ्लो को, कूपन इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल रीपेमेंट को 10.71% से डिस्काउंटिंग करके वैल्यू निकालेंगे तो वो एग्जैक्टली 850 के इक्वल आएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या बन जाता है अपना फॉर्मूला? लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस अंडर ब्रैकेट हायर और लोअर का डिफरेंस इनटू में वैल्यू एट लोअर इंटरेस्ट रेट माइनस में मार्केट प्राइस और परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय वैल्यू एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस में वैल्यू एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये इंटरपोलेशन आप लोगों को एग्जाम में यूज करना पड़ेगा एग्जैक्ट YTM निकालने के लिए। ओके, अब कुछ बॉन्ड के थ्योरम्स हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। तो पहला जो थ्योरम है, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट प्राइस इंक्रीजेस sorry equal to the coupon rate, the value of the bond is equal to its par value. सेकंड क्या है? when the required rate of return is greater than the coupon rate, the value of the bond is less than its par value. थर्ड क्या है? when the required rate of return is less than the coupon rate, the value of the bond is greater than its par value. आई होप आपको ये समझ में नहीं आया होगा। इसको हम टेबल से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट रेट जो है कूपन रेट के बराबर है, जैसे ये 8% है, 8% है, तो आप जब इसको डिस्काउंटिंग करके निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन्स, जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा? 319.42। ठीक है, और जो इसका टर्मिनल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 680.52। इन दोनों का जब सम निकालेंगे तो मेरा बॉन्ड प्राइस क्या आएगा? वो आएगा 1000। ये बॉन्ड का जो है आपका पार वैल्यू कितना था? पार वैल्यू भी था हमारा 1000। तो जब मार्केट रेट जो है कूपन रेट के बराबर था तो जो मुझे उसका बेनिफिट मिला, उन दोनों का सम करने के बाद मुझे पता चला कि यदि मार्केट रेट कूपन रेट के इक्वल है तो बॉन्ड प्राइस जो है वो पार वैल्यू के बराबर रहेगा। ठीक है, ये मेरा पार वैल्यू है। अंडरस्टूड? ऐसे ही अगर मार्केट रेट ज्यादा है कूपन रेट से तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या हुआ? 303.27 आया। और प्रिंसिपल रीपेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू कितना हुआ? 620.92 आया। तो मेरा टोटल बॉन्ड प्राइस कितना आया? 924.19। लेकिन मेरा पार वैल्यू क्या था? 1000। अब बॉन्ड प्राइस कितने पे रहा? 924.19 पे। दैट मीन्स जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट पे चल रहा है अभी। वो किस पे चल रहा है? डिस्काउंट पे चल रहा है। ऐसे ही अगर कूपन रेट मार्केट रेट से ज्यादा है, देखिए यहाँ पे मार्केट रेट 6% है और कूपन रेट 8% है, मतलब कूपन रेट जो है 2% ज्यादा है मार्केट रेट से। तो मेरा जो कूपन का वैल्यू कितना है? 328.91। और प्रिंसिपल पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू कितना आया? 747.26। मेरा टोटल बॉन्ड प्राइस कितना आया? 1076.17। लेकिन मेरा पार वैल्यू क्या है?
पार वैल्यू है 1000, अब मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है उसका, बॉन्ड प्राइस 1076.17, दैट मीन्स जो ये बॉन्ड है वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। किस पे ट्रेड हो रहा है, प्रीमियम पे। ओके, अब एक और थ्योरम है इसमें, when the required rate of return is greater than the coupon rate, the discount on the bond declines as maturity approaches। अब देखिए इस चीज को, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू मानी हुई है, तो ये 5 ईयर का है, 4 ईयर का है, 3 ईयर का है, 2 ईयर का है, 1 ईयर का है। तो 5 ईयर अगर किसी का मेच्योरिटी है बचा हुआ, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन्स कितना आ जाएगा, 303.27, और प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 620.92। इस तरह से टोटल बॉन्ड प्राइस कितना आ जाएगा, 924.19। ओके, ये जो वैल्यूज हैं वो सेम है आपका 1000 रुपीज कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इसका मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, पार वैल्यू हो गया इसका, आप इसको खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ये कूपन जो है, कूपन रेट आपका 8%, ठीक है, टाइम जो है 5 इयर्स है, ठीक, और आपका जो मार्केट रेट है वो है 10%, राइट। तो 10% पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आएगा 303.27, फेस वैल्यू कितना आएगा 620.92। ओके, ऐसे ही 4 इयर्स के लिए आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 953.52, 3 इयर्स के लिए लेंगे तो 982.75, उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए करेंगे तो आप 1012.13। मेरा पार वैल्यू कितना था, 1000, पार वैल्यू मेरा 1000 था। ओके, तो पार वैल्यू मेरा 1000 था, मेरा बॉन्ड ट्रेड कर रहा है 924.19 पे, दैट मीन्स जो डिस्काउंटेड था वो 75 होगा 5 इयर्स वाले में, 4 ईयर वाले में जब 4 इयर्स मेच्योरिटी का रह जाएगा तब मेरा 47 का डिफरेंस आया पार वैल्यू से। जब मेरा 3 इयर्स का मेच्योरिटी रह जाएगा तो वैल्यू आया 27.25 डिस्काउंट का। उसका सेकेंड ईयर के लिए मेरा वो प्रीमियम पे चला गया, 12 रुपए चला गया। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्काउंटेड वैल्यू है, पहले फर्स्ट ईयर में 5 साल जब बाकी थे तो 75 था, 4 साल जब बाकी थे तो 47 हुआ, और 3 साल जब बाकी थे तो 27.25 हुआ। मतलब डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। डिस्काउंट की वैल्यू जो है वो डिक्लाइन हो रही है एज द मैच्योरिटी अप्रोचेस, एज द मैच्योरिटी अप्रोचेस। उसके बाद क्या है अपना, when the required rate of return KD is the less than the coupon rate, the premium on the bond declines as maturity approaches।